तो भाई कारगिल वॉर मेमोरियल का हॉल्ट हो गया है एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस। सबको पक्का हर इंसान को यहाँ आना चाहिए, हर भारतीय को यहाँ आना चाहिए। द्रास इज़ वन ऑफ दी कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। और यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी 99 में पाकिस्तान के साथ, मतलब इट वाज द लास्ट वॉर, अ फुल ब्लोन वॉर विच वाज डिक्लेयर्ड अ वॉर। जनरली लड़ाइयाँ होती रहती हैं, छोटी मोटी स्ट्राइक्स होती हैं, लेकिन वॉर डिक्लेयर नहीं करते हैं। बट दैट वाज अ फुल ब्लोन वॉर। एंड यही जो सामने पहाड़ियाँ आप देख रहे हो, ये इनको कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तानी मिलिट्री थी वैसे वो, बट वो हाँ ऐसे ही आते हैं जैसे टेररिस्ट हों, ताकि बाद में फिर किसी को ये ना लगे कि हाँ पाकिस्तानी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट थी। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है वॉर मेमोरियल। काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं रूल्स। अगर आप लोग यहाँ आओ कभी तो कुछ भी कैजुअली नहीं करना है, फॉलो द रूल्स, ठीक है। आप जैसे ही एंटर करोगे आपकी चेकिंग होगी और आपका बैग वैग अलाउड नहीं है, ठीक है। आप कैमराज लेके जा सकते हो, फ़ोन लेके जा सकते हो। यू कैन टेक 1 or 2 गैजेट्स, उतना ही अलाउ करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बैग लेके जा रहे हो, दैट विल नॉट बी अलाउड। हर भारतीय को आके देखना चाहिए कि यहाँ पर मतलब किस टेरेन में हमारे फौजी भाई लड़े होंगे, कितना मुश्किल था ये वॉर। ये यहाँ आके आपको पता चलेगा। मतलब घरों में बैठ के टीवी में देख करके अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड हैव बिन। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी वीडियो से भी आपको बता सकता हूँ कि ये पहाड़ और ये जो वैली है ये कितनी बड़ी है, ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं। दे आर जाइजेंटिक। सो मेरे लेफ़्ट साइड में जो भी रेंज है, ये उसके इस तरफ जो है वो इंडिया है, और उसके उस तरफ जो है वो कुछ एरिया के बाद पाकिस्तान शुरू होता है। कुछ जो मतलब ऑक्यूपाइड होगा, इलीगली जो ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने, वो होगा। तो इतना अंदर आ करके वो यहाँ बैठ गए थे इन पहाड़ियों पे, और काफ़ी लंबी प्लानिंग थी उनकी। जैसे वॉर मेमोरियल में आप आओगे तो आपको सब कुछ समझाया जाएगा। सबसे पहले आप एंटर करते ही, जैसे आप एंट्री करोगे अपनी, तो एक ब्रीफिंग होगी। वो एक फ़ौजी भाई होंगे, वो आपको बताएंगे सब कुछ कि इसके अंदर वॉर मेमोरियल में क्या क्या है। ये एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, तो कुछ भी अजीब हरकत यहाँ ना करें। और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ आप नहीं जा सकते हो। पूरे वॉर मेमोरियल में आप बैठ नहीं सकते कहीं पर भी। बाकी बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन है। अंदर जब कोई ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक फ़ौजी भाई होंगे जो बहुत कुछ बताते हैं वॉर के बारे में, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, हमारे कितने जवान शहीद हुए, पाकिस्तान के कितने जवान शहीद हुए। एक सोवेनियर शॉप है, वो अभी क्लोज़ थी तो मैं कुछ ले नहीं पाया, तो वो सब कुछ समझाते हैं। वो उस वाले सेक्शन में भी लेके जाएंगे जहाँ पर जो पाकिस्तान के वेपन्स कैप्चर किए थे, उनका एक फ़्लैग जो है मिला था, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। कितने एडवांस वेपन हुआ करते थे उनके पास उस ज़माने में। इंडिया के पास इतने एडवांस वेपन नहीं थे उस टाइम पे। जब आप उनसे सुनोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी ये, क्योंकि वो हाइट पे बैठे थे, और किसी भी लड़ाई में जो हाइट पे बैठा होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज पे होता है। तो वो अंदर सब कुछ बताते हैं, कैसे टोलोलिंग जो पीक है उसको कैप्चर किया, कैसे जो है टाइगर हिल को कैप्चर किया, किस किस को परमवीर चक्र मिला, लड़ाई कहाँ कहाँ हुई थी, किस किस सेक्टर में हुई थी। दे एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो यहाँ पे आके आपको एकदम मतलब ये पता चलेगा कि हम शहरों में जो इतना आराम से रहते हैं, इतना पीसफुली अपनी ज़िंदगी खुशी से रहते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। देयर आर सो मैनी सोल्जर्स जो इतनी मुश्किल टेरेन्स में खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और ये हर रोज़ का है, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। सो इट्स अ मस्ट विज़िट। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 2-3 घंटे के बाद ही होगा, जो भी होगा। मैंने यहाँ पे बाहर जो है दाल चावल खा लिए, पानी की बोतल ले ली। मैंने अपनी पानी की बोतल रिफ़िल कर ली। उसके पास आखिरी बोतल बची थी, वो मुझे मिल गई। मैं अपना हेलमेट, बैग सब कुछ बाहर ही छोड़ के गया था। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो जो आपका सबसे ज़्यादा कीमती सामान है वो साथ में ले जा सकते हो। 1-2 गैजेट्स जो हैं, बाकी सब आपको बाहर ही रखना पड़ता है। बाकी बहुत सारे बाइकर्स
थे जिन्होंने सब कुछ अपना सामान बाहर ही रखा हुआ था। ऐसे कोई उठाता नहीं है यहाँ पे, इतनी वीरान जगह है, उठा के कहाँ जाएंगे। बाकी पार्किंग जो है वो पेड होती है, 20 रुपये लेते हैं वो एक बाइक के। वो बंदा वहाँ बैठा रहता है, उसको आप बोल दो तो वो देख लेता है आपका सामान। 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और मैप में दिखा रहा था 5.5 घंटे। मुझे आज भी रात होएगी पहुँचते पहुँचते। ये हाईवे जो श्रीनगर ले हाईवे है, ये पूरा ऐसा ही बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। तो आई एम होपिंग कि मुझे ज़्यादा देर नहीं होगी। सो आई थिंक आई शुड रीच बाय 8:30 मैक्स। अब आज और कल तो फिर रिकवरी का ही डे है कम्प्लीटली। अब यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है और टाइम जो है वो 4 बज चुके हैं। तो आज भी डेस्टिनेशन पे पहुँचते पहुँचते रात होने वाली है। बिल्कुल ड्राई पहाड़ आ गए हैं, बिल्कुल थोड़ी बहुत हरियाली है ये, अदरवाइज़ आप देखो तो बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स हैं। भाई BRO ने काम तो बहुत अच्छा कर रखा है। ऐसे इलाके में ऐसा हाईवे बनाना इज़ नो जोक। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ हाउ लेह लद्दाख इज़। इट्स ड्राई माउंटेन डेजर्ट, मिट्टी के पहाड़ हैं यहाँ सारे, ऐसे पीक्स मिलेंगे यहाँ पे। कश्मीर से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। कश्मीर इज़ वेरी ग्रीन, वेजिटेशन है ना, खेती बाड़ी। यहाँ कुछ नहीं होता। अभी मुझे लेह में एंटर करके काफ़ी टाइम हो गया है। सो तब से what I'm getting to see is monks, monasteries. So that is what Leh Ladakh is famous for. अपना भी प्लान है, एक मोनास्ट्री में चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई अगर मॉन्क मिलेंगे वहाँ पे तो उनसे वो सवाल पूछूंगा। वो देखो सामने कितना बढ़िया पीक है, अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़। तो भाई यहाँ एक बिल्कुल वीरान पहाड़ी रेगिस्तान में बीच में खड़ा हुआ हूँ। अभी जाना बहुत आगे है और दर्द हो रहा है बहुत। बहुत देर से चले जा रहा था तो सोचा थोड़ा रुक करके एक स्टिंग पी लूँ, और स्टिंग पी ली है। चलते हैं अब वापस। सूर्यदेव मेरे पीछे की तरफ हैं तो मेरी परछाई आ रही होगी। ओह, स्नोवी माउंटेन्स, एक स्नोई पीक आई है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। फोटूला पास आने वाला है 5-6 किलोमीटर में, और लेह लद्दाख इस 144 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अभी भी हमको लगेंगे आराम से 4 घंटे, 5:45 हो गए हैं। घंटे दर घंटे मैं और लेट ही होता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ तो भाई अब सीन ये है कि अंधेरा हो गया है और हमको जाना है लेह, और लेह में अभी भी बाकी हैं लगभग 80-90 किलोमीटर, तो 2-2.5 घंटे और लगेंगे। तो काफ़ी एडवेंचर हो गया है ना पहली लॉन्ग ट्रिप में। और डे 3 शुरुआत एडवेंचर से हुई, अब पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया है और बिल्कुल इस वीरान लद्दाख की पहाड़ियों में अंधेरे में अकेले चलना है। तो अपनी ब्लू डेविल के जो फॉग लाइट्स है वो ऑन करते हैं, रफ्तार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे और चलते हैं, धीरे धीरे पहुँचेंगे। सी यू। तो भाई बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। सुनसान, कुछ नहीं है आसपास। मतलब जिन रास्तों पे लोग दिन में भी अकेले आने से पहले सोचेंगे, वहाँ मैं रात को अकेले हूँ। और अभी मुझे और 60-70 किलोमीटर जाना है। 60 किलोमीटर होगा पक्का। और एंड आई कैन लिटरली सी मिल्की वे गैलेक्सी ऊपर, इतनी क्लियर स्काई है, मुझे मिल्की वे दिखाई दे रहा है। आई ट्राई टू क्लिक पिक्चर, अगर आई तो बढ़िया।
अभी बीच में रुक के डिनर हो गया है। 3 दिन बाद बढ़िया खाना मिला है। चॉकलेट शेक पियेंगे और चलेंगे। वी आर 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले। हाँ, इट्स डन। खाना बहुत बढ़िया था, मैंने आपको इस शेफ़ को बता दिया। ठीक है, इसके बाद जाके चेंज एंड रिलैक्स। तो भाई 10 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था और चेक इन कर लिया है। अभी बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। आज का दिन भी काफ़ी एडवेंचरस रहा। सोचा तो था कि यहाँ पर टाइम से पहुँचूँगा, रिलैक्स करूँगा, है ना, कल के दिन हल्का फुल्का घूमने जाऊँगा। बट रात को 10 बजे पहुँचा हूँ और नाइट राइडिंग हुई है काफ़ी। रात को बाइक चलाई है और काफ़ी देर तक बाइक चली है। लगभग 13-14 घंटे राइड किए आज मैंने। 13 घंटे आई थिंक। तो इट वॉज अ टायरिंग डे। अभी मैंने हॉट शावर लिया है। नाउ आई विल जस्ट स्लीप। बाकी देखते हैं 4th डे पे क्या होगा। 4th डे पे वैसे तो आई एम गोइंग टू एक्लेमेटाइज, यहीं पे रुकना है मुझे। बाइक को एक बार सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा। आई गेट इट चेक्ड एंड देन आई थिंक आई जस्ट स्टे एट द होटल रूम और सोएंगे, रिलैक्स करेंगे। कुछ ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।